हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे कुख्यात व्यक्तियों में से एक एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ कम झांत तथ्यों पर गौर करेंगे। जहां उसका नाम दुनिया पर उसके द्वारा ढाए गए अत्याचारों के लिए हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है, वहीं उसके जीवन के कुछ छिपे पहलू भी हैं जो उसके अपराधों की विशालता से ढके हुए हैं। अब हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन अक्सर अनदेखे विवरणों को ध्यानपूर्वक उजागर करते हैं जो राक्षस के पीछे के आदमी पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा करके हम एक गहरी समझ हासिल करते हैं, माफ करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा अंधेरा हमारी दुनिया को फिर कभी न घेरे। इससे पहले कि एडोल्फ हिटलर नाम अत्याचार का पर्याय बन जाता, यह एक ऐसे युवक का था जिसकी एक बहुत ही अलग आकांक्षा थी, एक कलाकार बनना। जरा सोचिए, सदी के मोड़ पर वियना, एक युवा हिटलर कलात्मक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ 2 बार प्रतिष्ठित अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में आवेदन किया। 2 बार उसकी उम्मीदें टूट गईं। अकादमी के मानकों के अनुसार उसकी प्रतिभा अपर्याप्त मानी गई। इस अस्वीकृति ने युवक पर एक गहरा घाव छोड़ा, एक अमिट छाप छोड़ी। क्या यह हताशा, यह अधूरी रचनात्मक इच्छा थी जो उसके भीतर पनपती रही, अंततः उस जहरीली महत्वाकांक्षा में बदल गई जिसने उसके भविष्य और वास्तव में दुनिया के भाग्य को आकार दिया? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार विचार करते रहते हैं। अधूरे सपनों और राक्षसी महत्वाकांक्षा के बीच की बारीक रेखा का एक भयानक अनुस्मारक। एडोल्फ हिटलर, जिसने लाखों लोगों के व्यवस्थित विनाश की योजना बनाई, दिलचस्प बात यह है कि वह एक प्रतिबद्ध शाकाहारी था। जी हां, आपने सही सुना, यह आदमी जिसने मानव जीवन के प्रति उदासीनता दिखाई, उसने पशु कल्याण की वकालत की। यहां तक कि नाजी जर्मनी में उस समय के कुछ सबसे प्रगतिशील पशु अधिकार कानूनों को भी लागू किया। उसने एक निजी रसोइया भी रखा था जो विस्तृत शाकाहारी भोजन बनाता था, जो उसके शासन के क्रूर मांसाहारी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। यह चौंकाने वाला विरोधाभास उत्तर से ज्यादा प्रश्न खड़े करता है। क्या यह पशु कल्याण के लिए वास्तविक चिंता थी या उसके प्रचार तंत्र का एक और हथियार? कारण जो भी हो, हिटलर के जीवन का यह विरोधाभासी पहलू एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानव मानस एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी टेपेस्ट्री है। अध्याय 3। अजेयता के मुखौटे के पीछे हिटलर अपने ही राक्षसों से जूझ रहा था, बीमारी से लड़ रहा था और दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर था। उसका निजी चिकित्सक थियोडोर मोरेल फ्यूहरर को कार्यशील रखने के लिए दवाओं का कॉकटेल देता रहता था। इनमें मेटाम्फेटामाइन था, एक अत्यधिक व्यसनी उत्तेजक जिसे परविटिन ब्रांड नाम के तहत निर्धारित किया गया था। ये कल्पना करना भयावह है कि इन पदार्थों का हिटलर के निर्णय लेने पर क्या प्रभाव पड़ा। संभवतः उसके व्यामोह, उसकी क्रूरता और वास्तविकता पर उसकी भ्रमपूर्ण पकड़ को बढ़ावा दिया। दवाओं पर यह निर्भरता एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करती है जो नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उसकी नसों में बहने वाले पदार्थों द्वारा नियंत्रित है। एक कठोर अनुस्मारक कि सबसे राक्षसी व्यक्ति भी अंततः मानव होते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही कमजोरियों और निर्भरताओं के लिए अति संवेदनशील होते हैं। अध्याय 4। हिटलर के शासनकाल का अंतिम अध्याय उसके जीवन के कई पहलुओं की तरह मिथक और अटकलों में डूबा हुआ है। गुप्त सुरंगों, विस्तृत भागने के मार्गों की फुसफुसाहट और दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में छिपकर बिताया गया जीवन। ये किस्से जितने आकर्षक हो सकते हैं, बस यही हैं किस्से। सच्चाई, जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, बहुत कम सनसनीखेज है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिटलर ने आसन्न हार का सामना करते हुए 30 अप्रैल 1945 को अपने बर्लिन बंकर में अपनी जान देने का फैसला किया। उसके द्वारा बनाया गया राक्षसी शासन उसके चारों ओर बिखर गया। 1000 साल के राइश के उसके सपने राख हो गए। वह राक्षस जिसने दुनिया को बंधक बना रखा था, अब नहीं रहा। आउट्रो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये तथ्य दिलचस्प लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए, जैसा कि हमने एडोल्फ हिटलर के जीवन के कम झांत पहलुओं की यात्रा की है, याद रखें कि अतीत को समझना, यहां तक कि उसके सबसे अंधेरे कोनों को भी वर्तमान को नेविगेट करने और बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास की गलतियों से सीखकर हम उन्हें फिर कभी होने से रोकने का प्रयास करते हैं।